यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर फर्स्ट में हम लोग देखे थे। डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए समझे थे डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, और कुछ क्वांटिटी का हम लोग डायरेक्टली डायमेंशन फार्मूला लिखे थे। ठीक है, जैसे वेलोसिटी का LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2, फोर्स का ML-T-2, एनर्जी का mL²T-2, प्रेशर का mL-1T-2। ठीक है, ये सब डायरेक्टली आपको बताए थे। अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस पर आ जाए, और कॉन्सेप्ट बेसिस पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसके हेल्प से आपसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। बाकी तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो देखे थे उसमें अगर फार्मूला मालूम है तो डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा। यहाँ पर एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं और इसको यूज करते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी के साथ। तो आज देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशनलेस क्वांटिटी का अप्लाई करके प्रॉब्लम कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो समझेंगे। चलिए तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या समझाता है ये समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताता है कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। इन अदर वर्ड कह दे तो सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो इसको लिख भी लो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को according to this principle dimension formula of each term of a given equation remain same। इन अदर वर्ड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड सेम फिजिकल क्वांटिटी can be added or subtracted, मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो v इक्वल टू लिखा है u+at, v वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा LT-1। u तो इनिशियल वेलोसिटी है, कितना हो जाएगा LT-1। अब ये एक्सेलरेशन है, कितना हो जाएगा LT-2, और ये हो गया t। तो यहाँ से देखेंगे LT-1 और यहाँ भी हो गया LT-1। तो देख रहे हैं कि हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया सेम। ऐसे भी कह सकते हो कि ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी में ही वेलोसिटी को ऐड किया गया है। या फिर अगर इस क्वांटिटी को इधर लाएंगे तो वेलोसिटी में ही वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद रखना है, कोई भी गिवन इक्वेशन है तो उसके हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। या फिर ऐसे भी समझ करके याद रखना है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी में करते हैं। जैसे यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझने के लिए। समझते हैं इसको। क्वेश्चन करके लिख लो, इफ A and B are different physical quantities
different physical quantities, then which of the following will be correct? इसमें से कौन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए प्लस बी, बी ऑप्शन में ए माइनस बी, सी में ए इंटू बी या ए डिवाइडेड बी, और डी में ऑल। तो देखो यहाँ पर ए और बी कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? डिफरेंट। डिफरेंट क्वांटिटी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड आप किसी भी क्वांटिटी में कर सकते हो। तो यहाँ पर ए और बी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए एडिशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड आप सभी फिजिकल क्वांटिटी में कर सकते हो, चाहे वह सेम हो या फिर डिफरेंट। तो यही आंसर हो जाएगा। अगर इसी प्रॉब्लम में हम थोड़ा चेंज कर देते कि ए एंड बी सेम फिजिकल क्वांटिटी हो जाता, क्या हो जाता? सेम फिजिकल क्वांटिटी, तब तो एडिशन भी हो जाता, सब्ट्रैक्शन भी हो जाता, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो सारे क्वांटिटी में हो जाते हैं। तो इसको याद भी रखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किसी भी क्वांटिटी में पॉसिबल है, सेम भी पॉसिबल है और डिफरेंट में भी पॉसिबल है। एक प्रॉब्लम और समझ लेते हैं। इफ पी क्यू एंड आर आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, then which of the following will be possible? Which of the following will be possible? A में P plus Q by R, P minus Q by R, PQ minus R, और डी में ऑल। ठीक है, बताओ इसमें P, Q एंड R डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्या एडिशन पॉसिबल है? एडिशन तो पॉसिबल नहीं होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो गया। ये सब्ट्रैक्शन हो गया है, सेम फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। और अभी समझाएं कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। दो क्वांटिटी को मिला करके अगर इसको प्रोडक्ट करोगे तो यह तीसरे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर आ सकता है। कैसे? देखो इसका समझाते हैं। जैसे V इक्वल टू आई आर लिखते हैं ना हम लोग, V क्या हो गया? पोटेंशियल, I हो गया करंट और R हो गया रेजिस्टेंस। तो I और R को अगर हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं तो इसका डायमेंशन किसके बराबर आ जा रहा है? पोटेंशियल के। इसीलिए आप P और Q को मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है कि R के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन जो है वह पॉसिबल हो रहा है। आई बात समझ में? तो इतना भी याद रखना है कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके तीसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर आ सकता है। क्लियर है? तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको बताता है कि कोई भी गिवन इक्वेशन है उसके हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम रहेगा। अदरवाइज में आप ऐसे कह सकते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई और डिवाइड आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कर सकते हो। चलो, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब थोड़ा डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं और डायमेंशन लेस क्वांटिटी और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए प्रॉब्लम समझेंगे।
चलिए तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी समझते हैं। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सबसे पहले तो इसको देख लो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज M0 L0 T0, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हो कि किसी का पावर जीरो का वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया। इसका मतलब अगर कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो आप उसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। किसके इक्वल लिख सकते हैं? 1 के इक्वल लिख सकते हैं। अब कौन कौन सा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो जो होगा वह डायमेंशन लेस होगा। रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस, इज डायमेंशन लेस। सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो जो होगा वह डायमेंशन लेस हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे अगर हम लोग स्ट्रेन लिखते हैं तो स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ तो लेंथ ही हो गया ना, ओरिजिनल लेंथ भी लेंथ हो गया, कैंसिल हो गया, 1 के बराबर आ गया, ये डायमेंशन लेस हो गया। एग्जाम्पल 2 देखो, रिलेटिव डेंसिटी, RD का मतलब रिलेटिव डेंसिटी। ये फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यह भी डेंसिटी है, डेंसिटी का आप जानते हो डायमेंशन, और ये भी डेंसिटी है। कट करके कितने के इक्वल आ गया? 1 के बराबर। तो अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो आ रहा है तो वह हो जाएगा डायमेंशन लेस। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हैं वह सब सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है, इसीलिए जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लिखोगे वह सब डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन all trigonometrical functions are dimensionless। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हैं वह सब डायमेंशनलेस होगा। जैसे अगर हम लोग देख लें एग्जाम्पल साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या लिखते हो? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर भी लेंथ हो गया, हाइपोटेनस भी लेंथ हो गया, दोनों कैंसिल होकर कितने के बराबर? 1 के बराबर, डायमेंशनलेस हो गया। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ले लो, जैसे tan थीटा ही कह देते हैं, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर भी लेंथ हो गया, बेस भी लेंथ हो गया, कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा? 1। एंगल भी कहो तो एंगल इजकल टू क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। आर्क भी हो गया लेंथ, रेडियस भी लेंथ हो गया, कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। कोई भी इन्वर्स फंक्शन भी लिख दोगे तो ये एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह भी जो होगा वह डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हैं वह सभी डायमेंशन लेस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वह डायमेंशन लेस होगा।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे, जैसे देखो y इजकल टू ई टू दी पावर x हो गया, तो इसका जो पावर लिखे हैं ना x, यह भी अपना डायमेंशनलेस हो गया। ये टोटल टर्म डेट इज y, ये टोटल टर्म भी हो गया डायमेंशनलेस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया क्या, डायमेंशनलेस। क्लियर है। लॉगरिथमिक फंक्शन भी डायमेंशनलेस होता है। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन is dimensionless। जैसे y इज इक्वल टू लिख देते हैं log बेस ax, तो इसका सारे क्वांटिटी ही डायमेंशनलेस होगा। जैसे x यहाँ जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखा रहेगा वह डायमेंशनलेस होगा। इसका जो a बेस है यह भी डायमेंशनलेस होगा। ये पूरे क्वांटिटी डेट इज y, यह भी डायमेंशनलेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, जितने भी ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर किसको कहेंगे, जो ऑपरेट करने के लिए बताया। जैसे देखो 10 और 2 लिख देते हैं, कितना रिजल्ट होगा ये बता सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन अगर ऐसे लिख दें तो आप बता सकते हो, 12 हो जाएगा। माइनस का साइन लिख दें 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे 20 हो जाएगा। तो ये जो साइन है ना, ये ऑपरेटर कहलाता है, और कोई भी ऑपरेटर जो होगा वह डायमेंशन लेस होगा। तो नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट टर्म में लिखते हैं, ऑल ऑपरेटर्स आर डायमेंशनलेस। एग्जाम्पल में देखो, जैसे प्लस साइन कहीं आ जाए, माइनस साइन आ जाए, डिवाइड के साइन आ जाए, इनटू का साइन आ जाए, डिफ्रेंशिएशन का साइन आ जाए, इंटीग्रेशन का साइन आ जाए, ये सब क्या है, ऑपरेटर। तो ये सब क्या हो जाएंगे, डायमेंशनलेस। अब थोड़ा आ जाते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में, है ना। तो कांस्टेंट क्वांटिटी अपना दो तरह का होगा। कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन होता है जिसे डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं, और कुछ का डायमेंशन नहीं होता है, उसे कहते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में कांस्टेंट के बारे में, ये कांस्टेंट दो तरह का होगा। पहला होगा डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट जिसके पास डायमेंशन होगा, है ना, डायमेंशनल नाम ही है। जैसे एग्जाम्पल इसका अगर लिखें हम, तो जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही टर्म है। इसका वैल्यू आता है 6.67 इंटू 10⁻11। ये कांस्टेंट है, लेकिन इसके पास डायमेंशन होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, इसके पास भी डायमेंशन है। दूसरा हो गया डायमेंशन लेस, जिसके पास डायमेंशन होगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो 4, 5, पाई, ये सब जनरली डायमेंशन लेस होता है। ये सब जनरली डायमेंशन लेस होता है, और जनरली डायमेंशनलेस। हम जनरली बोल रहे हैं, ऑलवेज नहीं। वह इक्वेशन के हिसाब से इसके पास डायमेंशन हो भी सकता है ना, लेकिन ये सब जनरली क्या होते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम आपको बता दिए हैं क्या, पहला तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता दिए हैं। क्या बताता है ये बताता है कि कोई भी इक्वेशन गिवन है तो उसके हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम होंगे। अदर वर्ड में ये क्या बताता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी तो आपको बता ही दिए हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशन लेस हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन डायमेंशन लेस हो गया, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो डायमेंशन लेस हो गया, है ना। तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशन लेस क्वांटिटी को यूज करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर। और अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो यही पूछा जाएगा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशन लेस क्वांटिटी पे रिलेट करके रहता है। तो हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझते हैं। लिख लो, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल vary with time, f is equal to a plus bt plus ct by d plus t square. Then find dimensional formula of dimensional formula of A, B, C and D। ये सब का डायमेंशन फार्मूला बताना है। चलिए सॉल्यूशन समझ लेते हैं हम लोग। यह F जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, ये एक्सेलरेशन को बता रहा है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी थोड़ा यूज़ करो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे ए का अगर डायमेंशन फार्मूला हम कहें तो किसके डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, एफ के। एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो ए का जो डायमेंशन होगा वह एक्सेलरेशन के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, एफ के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। और एफ का डायमेंशन कितना लिखोगे, एफ तो एक्सेलरेशन है, बताओ एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है, एल टी माइनस 2, आपको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी देखें। अगर इसका देखना है बी टी का, तो बी टी का वही डायमेंशन होगा जो कि एक्सेलरेशन का होगा। तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इक्वेट कर लेते हैं। तो b इंटू टी टाइम है यार, टी टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना। और ये जो है एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे, एल टी माइनस 2। तो b का बताओ डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल टी माइनस 2, और ये मल्टीप्लाई में है जाएगा इधर, तो क्या होगा डिवाइड में। अब ये एल टी माइनस 2 हो गया, इसका पावर 1 है ना, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -1। अब ये बताओ कितना हो गया, एल टी माइनस 3, एल टी माइनस 3। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बताओ हमें, ये जो d का डायमेंशन जो होगा वह किसके बराबर होगा, टी स्क्वायर के। कैसे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ये दोनों क्वांटिटी ऐड किया जा रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है। इसीलिए d का जो डायमेंशन होगा ना वह टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। क्लियर है। चलो अब हम लोग देखते हैं c का डायमेंशन। अब समझो, ये पूरे क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा ये पूरे क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर लिख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उसके हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, सेम।
मतलब इसका जो डायमेंशन होगा इसके डायमेंशन के बराबर लिख सकते हैं। तो लिख लो, इसका डायमेंशन सी का तो निकालना है, तो सी हो गया, टी का तो टी ही रहने दोगे, और यहाँ पर देखो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, डायमेंशन में 2t स्क्वायर तो होगा नहीं। जैसे मान लो सेकंड का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर कर दें, मान लो 2 सेकंड का स्क्वायर प्लस 4 सेकंड का स्क्वायर कर दें, तो कितना लिखोगे? 6 सेकंड स्क्वायर ही लिखेंगे ना। इसका मतलब डायमेंशन में न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह रहा है। तो इसका टी स्क्वायर हुआ तो इसका भी टी स्क्वायर हुआ, तो दोनों मिलकर के भी टी स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला और इसका डायमेंशन फार्मूला इक्वल कराएंगे। ये एफ जो है वह किसको इंडिकेट कर रहा है? एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है? एल टी माइनस 2। अब इसको ऐसे कट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो ये हो गया एल टी माइनस 2 और ये चला जाएगा यहाँ पर टी। तो ये बताओ कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? एल टी माइनस, देखो ये दोनों बेस सेम है, पावर ऐड होगा ना, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1। तो ये सी का डायमेंशन हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या समझाता है कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उसके हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। अदर वर्ड में क्या समझाता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। क्लियर है? तो एग्जाम्पल में समझा दिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब थोड़ा हम लोग डायमेंशन लेस क्वांटिटी को यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम vary with position and time in the given equation y is equal to a sin omega t minus kx. Then find dimensional formula of a, ओमेगा एंड k। ये सब का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। चलिए देखते हैं, समझो। ये जो हम क्वांटिटी लिख रहे हैं यहाँ पर y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ये के एक्स क्या है? एंगल ही तो है, साइन थीटा ना। तो के एक्स हमारा क्या हो गया? एंगल हो गया। और अभी पढ़े हो कि एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस। तो के एक्स को हम लोग डायमेंशन लेस के बराबर लिख सकते हैं। और डायमेंशन लेस को कितने के इक्वल लिख सकते हो? 1 के। तो यहाँ 1 लिख दिए। एक्स जो है ना वो पोजीशन बता रहा है, देखो पोजीशन, और टी क्या है? टाइम, और वाई जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, तो x तो है पोजीशन, तो k का निकालना होगा, तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/l। अब इसको ऊपर में रख सकते हो, कितना हो जाएगा? इसका पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, चलिए इसका तो हो गया। अब ये वाला क्वांटिटी का देखो, यह भी तो एंगल ही है, एंगल में ही एंगल सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और एंगल जो है वह डायमेंशन लेस के इक्वल होगा। तो डायमेंशन लेस मतलब 1। अब ओमेगा का क्या लिखोगे? 1/t लिखेंगे ना, t तो है टाइम, तो 1/t लिख दो।
और ओमेगा का लिखना है तो इसका पावर 1 है, ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखो, ए का भी देखना है। तो ये टोटल टर्म जो है वह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। ये तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। और डायमेंशनलेस को कितने के इक्वल लिख सकते हैं, 1। तो अगर इसको 1 के इक्वल लिख दोगे तो ए का जो डायमेंशन होगा वह किसके डायमेंशन के बराबर हो गया, वाई को। और वाई किसको इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। इसलिए ये बताओ कि ए का डायमेंशन किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, लेंथ, और लेंथ का मतलब हो गया एल से इंडिकेट कर दिए, हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से हम लोग और डायमेंशन लेस क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल vary with time s is equal to alpha 1 minus e to the power minus beta t. Then find dimensional formula of alpha into beta, अल्फा इंटू बीटा का। चलो समझते हैं। पहले हम लोग इसको देखें, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। आपको बताया था e टू द पावर x, x डायमेंशनलेस होता है। तो माइनस बीटा इंटू टी, डायमेंशनलेस को 1 के बराबर लिख सकते हैं। अब माइनस तो ऑपरेटर है, इसका डायमेंशन होगा ही नहीं, तो b इंटू टी का कितना हो जाएगा, 1। तो ये बीटा का कितना हो जाएगा, 1/t। तो 1/T लिख दो। तो बताओ बीटा का कितना हो गया, t - 1 हो गया ना। अब चलो 1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायमेंशनलेस हो गया, ये पूरे ब्रैकेट वाला टर्म ही डायमेंशनलेस हो गया। तो अल्फ़ा का जो होगा ना वह एस के बराबर हो जाएगा। क्यों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताएगा ना कि इस टर्म और इस टर्म का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, सेम। और एस किसको इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। इसीलिए ये अल्फ़ा का जो डायमेंशन होगा वह डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, एल के बराबर हो गया। अब अल्फ़ा का भी निकाल लिए और बीटा का भी निकाल लिए। निकालना है हमें क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो अल्फ़ा का हो गया एल और बीटा का हो गया t - 1। तो यही हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा का। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लोग ऑपरेटर वाला भी समझे थे, उसको भी समझ लेते हैं। ऑपरेटर भी क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो एक प्रॉब्लम उसमें भी हम लोग समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y रिप्रेजेंट एनर्जी, x रिप्रेजेंट वेलोसिटी, then find dimensional formula of d²y/dx²। ऐसे लिखा हुआ है, समझते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन इसका।
तो ये बताओ, ये भी डी डिफरेंशिएशन को इंडिकेट कर रहा है, ये भी डी डिफरेंशिएशन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो डायमेंशन हमारा होगा किसका, y बाई एक्स स्क्वायर का। और y किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को क्या लिखोगे, ml स्क्वायर t माइनस 2। और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी का। तो ये वेलोसिटी, x वेलोसिटी को है, वेलोसिटी के कितना हो जाएगा, lt माइनस 1 और इसका स्क्वायर। बताओ यहाँ से क्या मिला, ml स्क्वायर t माइनस 2 और यहाँ से कर लो l स्क्वायर t माइनस 2। एक कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, किसके बराबर हो गया, m के। आई बात समझ में। चलो इसे नोट करो जल्दी से। एक और हम लोग देख ले ऑपरेटर का। ऑपरेटर वाला एक और हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया हुआ है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू ए टू द पावर n साइन इनवर्स x बाई ए माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू निकालना है। तो समझो यहाँ से x तो डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन का नहीं होगा, डिफरेंशिएशन का नहीं होगा। तो x तो लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, l हो गया। और इसका बताओ, l स्क्वायर हो गया इसका, तो इसका भी डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, l स्क्वायर। अब l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, डायमेंशन क्या हो जाएगा, l स्क्वायर ही रहेगा ना। जैसे देखो 4 मीटर स्क्वायर माइनस 3 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा ना। तो डायमेंशन में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। तो ये ए एल स्क्वायर हो गया, तो ये भी एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन रूट के अंदर है। इसको छोड़ दो, ये इन्वर्स फंक्शन हुआ, डायमेंशन लेस कितने के बराबर लिख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं। ये हो गया एल और यहाँ भी कितना हो गया, एल ए टू द पावर एन हो गया, एक कैंसिल करा दो, 1 हो गया। तो यहाँ ए टू द पावर एन का वैल्यू कितना हो गया, 1। और हम जानते हैं कि किसी का पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो ये इम्प्लाइज क्या किया कि यहाँ पर n का वैल्यू जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है, आ रही बात समझ में। आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सभी पैटर्न का हम एक एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। इन द गिवन इक्वेशन n इज इक्वल टू माइनस डी n1 माइनस n2 बाई x1 माइनस x2। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। n1 और n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। x1 और x2
पोजीशन को इंडिकेट करता है। देन फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डी। तो डी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो, फिर सॉल्व करते हैं। हो गया? तो देखते हैं, यह है न्यूमेरिकल फॉर्म में, ये सबको हम लिख देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं हम। देखो, हमें डी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो समझते हैं इसको। एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो कुछ होगा नहीं, नंबर का तो होगा नहीं। पर यूनिट एरिया मतलब एरिया, एरिया का बताओ कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर का मतलब डिवाइडेड, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसा ही ना। तो एन का बताओ डायमेंशन फार्मूला कितना हो गया, इसको ऊपर ले जाओ, -2 t - 1। N1 और N2 क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर का होगा नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम, पर का मतलब डिवाइडेड, वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, डायमेंशन बताओ, LQ हो जाएगा। तो ये हो गया L - 3। X1 और X2 क्या इसको इंडिकेट करता है, पोजीशन का, तो ये हो गया L, है ना। अब हम यहाँ पर रख देते हैं, बस निकल जाएगा अपना। तो देखो N का रख दो, N का हो गया L - 2 t - 1। माइनस साइन तो ऑपरेटर है, इसका डायमेंशन होगा नहीं। D का तो निकालना ही है। N1 - N2 का बताओ कितना हो जाएगा, L - Q, L - Q, यही होगा ना। तो L - Q ही रह जाएगा। X पोजीशन है, L - L कितना रह जाएगा, L ही रह जाएगा। अब L - 2 t - 1 हो गया, D होगा, इसको डिनोमिनेटर में रखो, नेगेटिव पावर है पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर L। तो L - 2 t - 1 D हो गया, और ये L⁴ हो गया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो D कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, तो L4 - 2 कितना होगा, 2, और t - 1, यही तो हो गया। ठीक है, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी समझ गए, इसका एप्लीकेशन भी समझ गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ये यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।